क्लिनिकल्स ऑफ फोर आर्म, ठीक है। वी हैव एल्बो टेंडनाइटिस, और टेंडनाइटिस देख के आपको कोई वर्ड जहन में आ गया होगा, इन्फ्लेमेशन हो रही है भाई, ठीक है। टेंडाइनोसिस या लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस, इसमें क्या है, एल्बो टेंडनाइटिस, टेनिस एल्बो, सही है। अगर एल्बो टेंडनाइटिस यानी कि एल्बो के ऊपर जो है इन्फ्लेमेशन होती है, जो एल्बो के ऊपर आपको पता है कि मीडियल हमारा जो एपिकोंडाइल होता है उसके ऊपर कॉमन फ्लेक्सर्स की ओरिजिन हो रही होती है, और जो हमारा लेटरल एपिकोंडाइल होता है उधर कॉमन एक्सटेंसर्स की ओरिजिन हो रही होती है। तो अगर एक्सेसिव यूज़ होगा, एक्सेसिव फ्लेक्शन या एक्सटेंशन होगी, तो क्या होगा, कॉमन एक्सटेंसर टेंडेंस या कॉमन फ्लेक्सर टेंडेंस जो है क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन करवा देंगे पेरियोस्टियम ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल या मीडियल एपिकोंडाइल पे। जब लेटरल एपिकोंडाइल पे होती है तो उसको हम बोलते हैं टेनिस एल्बो। इज अ पेनफुल मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन दैट फॉलो द रिपीटेटिव यूज ऑफ सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फोरआर्म। जब हम टेनिस खेलते हैं तो हम अगर टेनिस खेलते गोल तो आपका हाथ बार बार एक्सटेंड हो रहा होता है, ना तो वो रिपीटेटिव यूज जो होता है एक्सटेंशन का, उससे क्या होता है, टेंडनाइटिस हो जाता है हमारा, ठीक है। आप पीपल विल टेंडनाइटिस ऑफन फील पेन व्हेन दे ओपन अ डोर और दे लिफ्ट अ ग्लास, ठीक है। तो जब वो फ्लेक्शन वाली मूवमेंट करते हैं तो उनको तब भी पेन होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, और ऐसे एक होता है गोल्फ एल्बो। गोल्फर्स एल्बो के अंदर क्या होता है कि कॉमन फ्लेक्सर जो ओरिजिन होता है ना, मीडियल एपिकोंडाइल, वो इन्फ्लेम हो जाता है। इसमें लेटरल हो रहा है, उसमें मीडियल होता है, ठीक है। नाउ वी हैव द मैलेट्स ऑफ द बेसबॉल एल्बो। ये देखो, ये ऐसा होता है। ये ऐसा क्यों होता है कि ये जो आपका डिस्टल वाली फेलिंग्स है ना, इसके ऊपर जो टेंडन लगा हुआ होता है, ये टेंडन टूट जाता है, और वो भी डॉर्सम सरफेस पे, ठीक है। ऐसी एक जो है पाल्मर सरफेस पे अगर ऐसा होता है, अगर पाल्मर सरफेस का डिस्टल फेलिंग्स का टेंडन टूटता है तो वो जर्सीज फिंगर होता है। यहाँ पे डॉर्सम का बताया हुआ है मैलेट और बेसबॉल फिंगर, ऐसी फिंगर हो जाती है, ठीक है। यूँ आप बोलते भी है ना एक्सटेंड करो, तो बंदा एक्सटेंड नहीं कर पाता, ये डिस्टल फेलिंग्स को एक्सटेंड नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे जो टेंडन लगा हुआ होता है ना, कौन सा एक्सटेंसर डिजिटोरम जो लगा हुआ होता है यहाँ पे, वो यहाँ से टूट जाता है, तो बंदा एक्सटेंड ही नहीं कर पाता, उसकी फिंगर जो है यूँ ही रहती है। कॉमन रिजल्ट होता है किसमें, मैलेट या बेसबॉल फिंगर, टेंशन लॉन्ग एक्सटेंसर टेंशन एवल्स पार्ट, और जो है सही है, और उसके साथ जो बोन का पार्ट होता है ना वो भी टूट जाता है। डिफॉर्मिटी रिजल्ट फ्रॉम द डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट सडनली बीइंग फोर्स्ड इनटू अ एक्सट्रीम फ्लेक्शन। एक्सट्रीम फ्लेक्शन जब होती है ना, जाहिर सी बात है जब फ्लेक्शन एक्सट्रीम होगी तभी जो है हमारा एक्सटेंसर टेंडन टूट जाएगा। किसी भी एक्सट्रीम फ्लेक्शन की वजह से जो है हमारा एक्सटेंसर टेंडन टूट जाता है, वो बोलता है भाई अब तुम ही कर लो, एक काम करो। जो एक्शन होता है उससे क्या होता है, जो बोन का पार्ट होता है वो भी टेयर हो जाता है जो उसके साथ लगा हुआ होता है। इससे क्या होता है, फिर पर्सन अपनी बंदा जो है अपनी डिस्टल इंटरफेलिंग को जो है एक्सटेंड नहीं कर पाता, सही। फ्रैक्चर ऑफ ओलिक्रानॉन। फ्रैक्चर ऑफ ओलिक्रानॉन में क्या होता है, फ्रैक्चर ओलिक्रानॉन को हम क्या बोलते हैं, अच्छा लेमैन टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं भाई, एल्बो फ्रैक्चर हो गई। ये जो हमारा ओलिक्रानॉन फ्रैक्चर होता है ना, इसको हम बोलते हैं एल्बो का फ्रैक्चर, ठीक है। अब कैसे होता है कि भाई बंदा एल्बो पे गिर गया, उसके साथ जो है ट्राइसेप्स की भी जो है पावरफुल कंट्रैक्शन हुई है। देखो ट्राइसेप्स कंट्रैक्ट करेगा तभी ये पार्ट जो है वहाँ पे खिंच गया पूरा। तो बंदा एल्बो पे गिरा है और ट्राइसेप्स की पावरफुल कंट्रैक्शन हुई है, जिसकी वजह से ऐसे ओलिक्रानॉन का पूरा जो है पूरी ओलिक्रानॉन ही अलग हो गई है। Olecranon pulled away by the active and the tonic contraction of the triceps, and the injury is considered as an avulsion fracture. Avulsion fracture क्यों है, देखो वही बोन टेंडन के साथ पूरी बोन ही टूट गई है। बिकॉज ऑफ द ट्रैक्शन प्रोड्यूस बाय द टोनस, हीलिंग जो होती है स्लो होती है, और इसमें जो है पूरा कास्ट लगाना पड़ता है, और ज़्यादा और देर से हीलिंग होती है इसमें। साइनोवियल सिस्ट ऑफ रिस्ट, साइनोवियल सिस्ट ऑफ रिस्ट ऐसी होती है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नॉन टेंडर सिस्टिक स्वेलिंग होती है हाथ के ऊपर, मेनली डॉर्सम पे होती है, ठीक है। ये सिस्ट का साइज जो है स्मॉलेस्ट एज ग्रेप और लार्जेस्ट एज प्लम होता है। ये थिन वॉल सिस्ट होती है, इसके अंदर क्लियर जो है फ्लूइड होता है, ठीक है। इसकी कॉज अननोन है, मे बी म्यूकॉइड डिजनरेशन। फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट से क्या होती है, ये सिस्ट जो है बड़ी हो जाती है और पेनफुल हो जाती है। अब आप जो है रिस्ट को यूँ फ्लेक्स करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी और पेनफुल हो जाएगी। साइनोवियल सिस्ट आर क्लोज टू एंड ऑफन कम्युनिकेट विद द साइनोवियल शीट्स, जैसी बात है ये साइनोवियल शीट्स से कम्युनिकेट करती है। The distal attachment of extensor carpi radialis brevis tendon to the base of third metacarpal is another common site for such a cyst swelling of common flexor sheath. A cystic swelling of the common flexor sheath on the anterior aspect of the wrist can enlarge enough to produce. अच्छा देखो, ये भी हम डॉर्सम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस जो होता है हमारा, वो उसकी इंसर्शन असल में यहाँ होती है, थर्ड मेटाकार्पल के ऊपर होती है, यहाँ पे थर्ड मेटाकार्पल पे। तो बोला है कि वो एक कॉमन साइट है ये सिस्ट के लिए। तो पूछ लें तो शायद ऐसे पूछ लें कि कॉमन साइट सिस्ट किधर होती है, तो एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस की इंसर्शन पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कहा वैसे तो डॉर्सम पे होता है। अगर ये सिस्ट यहाँ पे आपके इधर हो,
फ्लेक्सर रेटिकुलम के पास। तो ये कॉमन फ्लेक्सर जो होती है हमारी, उस शीट के अंदर अगर ऐसे सिस्ट हो जाए तो ये क्या करेगी, इतनी बड़ी उसके अंदर जो होता है हमारा फ्लेक्सर रेटिकुलम, उसके नीचे क्या होते हैं, फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं ना, सुपरफिशियलिस के, प्रोफंडस के और इंडायसिस के, और मीडियन नर्व होती है। अगर वो कॉमन फ्लेक्सर शीट है उसके अंदर ऐसी कोई सिस्ट बन जाए तो मीडियन नर्व हमारी वो हो जाएगी और कार्पल टनल सिंड्रोम जैसा हो जाएगा, जिसके अंदर कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व होता है। और सिम्टम्स सारे वही होंगे कि थिनार एमिनेंस जो है ख़त्म हो जाएगा और टिंगलिंग सेंसेशंस होंगी, सिर्फ जो है किस पार्ट पे, इस फिंगर पे, इस पे और इस पे और इसके हाफ पे। हायर डिवीजन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी बताया हुआ है यहाँ पे। कभी कभार ऐसा होता है ब्रेकियल आर्टरी नॉर्मली कहाँ डिवाइड होती है, यहाँ पे डिवाइड हो रही होती है ना ब्रेकियल आर्टरी। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकियल आर्टरी जो है यहाँ ऊपर ही डिवाइड हो जाती है बाज़ लोगों में, ठीक है। इस केस में क्या होता है, उल्नर और रेडियल आर्टरीज बिगिन एज सुपीरियर और मिडिल पार्ट ऑफ द आर्म के सुपीरियर या आर्म के मिडिल से ही उल्नर और ब्रेकियल आर्टरी बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मीडियन नर्व इसके बीच में से पास होती है। अगर नॉर्मली आपको बताओ तो ब्रेकियल आर्टरी के जो है एंटीरियर या तो लेटरल बोल दो, वहाँ से मीडियन नर्व जाती है। लेकिन जब ये पहले से डिवाइड हो जाएगा तो रेडियल और उल्नर आर्टरी के बीच में से मीडियन नर्व जाएगी और ये कम्युनिकेटिंग ब्रांच भी होगी इसकी किससे, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से, ठीक है। सुपरफिशियल अल्नर आर्टरी जो होती है ना, ऐसे सुपरफिशियल नहीं होती। ये एक्सेप्शन लिखी हुई है कि 3% ऑफ पीपल में अल्नर आर्टरी जो है, जो हमारे सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स हैं उसके ऐसे ऊपर से आ रही होती है, वरना यहाँ से तो नहीं आती उल्नर आर्टरी। पल्सेशन और सुपरफिशियल अल्नर आर्टरी जो होती है वो दिखती भी है और विजिबल और फील भी होती है। इस वेरिएशन को आपने दिमाग में रखना होता है कि जब आप जो है समझे आपने कोई इंजेक्शन लगाना है, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाना है, और आपके दिमाग में यही नहीं कि भाई यहाँ पे अल्नर आर्टरी भी हो सकती है, मे भी वो 3% वाला बंदा ही आपके पास हो, तो जो है आप जो है अगर आप सही से नहीं देखेंगे और आप अल्नर आर्टरी में जो है इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा देंगे तो बहुत मसला हो जाएगा। तो यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन माइंड। Mistaken for me, it may be damaged and produce bleeding if certain drugs are injected. Aberrant artery visual could be fatal. मेजरिंग पल्स रेट, कॉमन प्लेस फॉर मेजरिंग पल्स रेट क्या है, रेडियल आर्टरी कहाँ पे, यहाँ पे आपकी इधर जो होती है आपकी रेडियल आर्टरी महसूस हो रही होती है, एंटीरियर टू रेडियस, और लेटरल टू द एंटीरियर टू रेडियल, लेटरल टू टेंडर ऑफ एक्सटेंसर कार्पी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। सही है। ये आर्टरी किससे कवर होती है, सिर्फ फेशिया से कवर हुई होती है, फेशिया के ऊपर नहीं होती, फेशिया से कवर होती है। अगर आप इसको डिस्टल एंड और रेडियस से कंप्रेस करेंगे तो आपको पल्स फील होगी। और ये किसके बीच में होती है, टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस के बीच में जो है इसका आ रहा होता है, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। जब आप रेडियल पल्स को मेजर करते हैं तो आपने जो है इससे थंब से नहीं यूज़ करना होता है, क्योंकि थंब के अंदर अपनी एक पल्स होती है, तो जो है वो पेशेंट की पल्स आपको पता नहीं चलेगी। यू हैव टू यूज़ डिफरेंट फिंगर इफ अ पल्स कैन नॉट बी, अगर आपको एक साइड पे नहीं फेल्ट हो रही पल्स तो आप दूसरी साइड पे चेक करें तो जो है दूसरी साइड पे मिल जाएगी। और रेडियल पल्स में ऑल्सो भी फेल, और जो हमारा स्नफ बॉक्स होता है, मेरा इतना खास दिखता नहीं है स्नफ बॉक्स, पता नहीं यार, यहाँ पे भी हमारी जो है रेडियल आर्टरी फील होती है। अब कौन सा हमारे पास, वेरिएशन इन ओरिजिन ऑफ रेडियल आर्टरी। द ओरिजिन ऑफ द रेडियल आर्टरी जो होता है प्रॉक्सिमल होता है, देन प्रॉक्सिमल देन यूजुअल भी हो सकता है, वो एक्सिलरी आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच भी हो सकती है। सही है, ये वेरिएशंस हैं। एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच है भाई रेडियल आर्टरी, उसमें इतनी ऊपर से वो हो गया, या तो जो है ऐसा हो कि बहुत सुपरफिशियल हो, यानी कि फेशिया से कवर ना हो, वो फेशिया के ऊपर हो। सही है। अगर आपको सुपरफिशियल वेजिटल आपको पल्स होती हुई दिखे रिस्ट के नहीं तो वो सुपरफिशियल रेडियल आर्टरी है। रेडियल आर्टरी सुपरफिशियल टू डीप फिशियल इंस्टेड ऑफ डीप टू इट। मीडियन नर्व की इंजरी, सही है, नर्व इंजरीज आर द मेन क्लिनिकल्स दैट वी नीड टू नो। जब मीडियन नर्व जो है when the median nerve is served in the elbow, flexion of the proximal interphalangeal joint is lost and weakened in the fourth and fifth। जब जो है मीडियन नर्व डैमेज हो प्रॉक्सिमल टू एल्बो डैमेज हो गई है, तो यानी कि अब वो उसकी जो वो प्रोनेटल टीरीज से गुजरी नहीं है, एंटीरियर इंटरोशियस नर्व भी नहीं दिए, तो यानी कि ऊपर से डैमेज हुई है तो नीचे वाले सारे फंक्शन जाएंगे उसके, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो है प्रॉक्सिमल, कौन फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस गया, और जो है फोर्थ और फिफ्थ में से वीक होंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ में जो और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होता है ना, वो किससे हो रहा होता है, वो अल्नर नर्व से हो रहा होता है, उसमें वीक होगा, इसमें बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा। फ्लेक्शन और डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट इसकी बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगी, और इसमें जो है अफेक्टेड, अच्छा इसमें जो है वीक होगी। सही है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे वही होता है। डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे वो प्रोफंडस वाली बात है। 4 और 5 पे बिल्कुल भी असर नहीं होगा, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का जो मीडियल पार्ट है वो अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है, तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और क्या है,
ये दो विच प्रोड्यूस मूवमेंट सप्लाइड बाय द अल्नर, द एबिलिटी टू फ्लेक्स द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट सेकंड और थर्ड डिजिट का वो इफेक्ट होगा, क्योंकि जो है इसकी डिजिटल ब्रांचेस, क्योंकि यहाँ पे मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट को कौन फ्लेक्स करवाता है, ये लुम्ब्रिकल्स करवा रहे होते हैं। तो यहाँ के जो लुम्ब्रिकल्स होते हैं, 2 लुम्ब्रिकल्स जो होते हैं उसको कौन सप्लाई कर रही होती है, डिजिटल ब्रांच और मीडियन नर्व कर रही होती है, वो डैमेज होगी तो वो भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। व्हेन द पर्सन अटेम्प्ट टू मेक अ फिस्ट, अच्छा अब हम उसको बोलते हैं, अच्छा ये चेक कैसे करते हैं, देखो एक होता है यूँ, आपका ना नॉर्मली हैंड यूँ है, ये होता है हमारा क्लॉ उल्नर आर्टरी की वजह से कि उल्नर नर्व की वजह से कि भाई उल्नर नर्व हमारी हो गई तो हमारा हाथ ऐसा हो गया, ठीक है। एक होता है कि आप बंदे को बोलें कि भाई फिस्ट बनाओ, तो वो ना बस यूँ करेगा, उससे ये वाली जो है ना ये नीचे होंगी ही नहीं, ये इससे फ्लेक्स होंगी नहीं। ये देखो ये बोलने पे हमने बोला है तो उसने ऐसे करा है। एक है उसका हाथ ऐसे ही हुआ हुआ है, सही है, ऐसे ही हुआ हुआ है, ये क्लॉ हैंड है हमारा अल्नर नर्व पल्स से। लेकिन जब आप उसको बोल रहे हैं कि भाई फिस्ट बनाओ, तो ऐसे फिस्ट बना रहा है, तो बोलेंगे भाई फिस्ट बनाओ पूरी, तो उससे ये वाली फिंगर जो है फ्लेक्स ही नहीं हो रही होगी। देखो ये होता है नॉर्मल फ्लेक्स, ये होता है, और उससे ना फिर ये हो ही नहीं हो रही, तो ये होता है हैंड ऑफ बेनिडिक्शन। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन क्या होता है, मीडियन नर्व चेक करने के लिए करते हैं। तो इसमें जो है थिनार मसल का फंक्शन भी लॉस्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ऊपर से डैमेज है ना, अब ऊपर से नीचे जितना भी आ रहा होगा वो सब डैमेज होगा। अच्छा अब हमारे पास क्या है, एंटीरियर इंटरोशियल नर्व डैमेज होती है तो थिनार मसल्स होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये बात अपने ध्यान में रखें, क्योंकि देखो थिनार मसल, देखो हमारी मीडियन नर्व होती है ना, मीडियन नर्व प्रोनेटर टीरीज से गुजरती है, वहाँ पे एक ब्रांच देती है एंटीरियर इंटरोशियस जो फ्लेक्सर मसल को देती है, फिर वो मीडियन नर्व हमारी नीचे आके फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से जाती है, एंटीरियर इंटरोशियस नहीं जाती है वहाँ से। तो एंटीरियर इंटरोशियस सिंड्रोम होगा, तो यानी कि एंटीरियर इंटरोशियस नर्व ही से वो डैमेज होगी, तो उससे जो है ये हमारे जो नीचे वाले मसल्स है ना, जो मीडियन नर्व कार्पल टनल से नीचे जाके सप्लाई करिए, उनको कुछ नहीं होगा। सिर्फ एंटीरियर इंटरोशियस इंजर्ड होगी तो सिर्फ जो है थिनार मसल्स भी अफेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ कौन से मसल्स अफेक्ट होंगे, जो उससे सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और उससे जितने भी सप्लाई हो रहे हैं वो होंगे। तो यहाँ पे मेनली चेक हम कौन से मसल्स करते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, ये दोनों मीडियन नर्व्स होते हैं। अब हम चेक कैसे करते हैं इसको, हम बोलते हैं, हम सारे नहीं चेक करवाते, हमें एंटीरियर इंटरोशियस चेक करने के लिए हम बोलते हैं भाई ऐसे करके साइन बनाओ, क्या अगर कोई चीज़ हम बोलते हैं अच्छे तो हम बोलते हैं ना हाँ भाई ओके, तो ये वाला साइन बनाओ। अब ये वाली जो मेरी फिंगर है ना, इसको डिस्टल फेलिंग्स, देखो आप देखो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, यूँ होगा तो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ना मेरा फ्लेक्स नहीं कर रहा, अगर मैंने यूँ करा तो ये मेरा डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट फ्लेक्स कर रहा है, और ये मेरा थंब है तो फ्लेक्सर पॉलिसिस, ये मेरा जो है थंब फ्लेक्स कर रहा है। तो यानी कि मेरा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस ठीक है, यानी एंटीरियर इंटरोशियस नर्व ठीक है। लेकिन जिसमें ये एंटीरियर इंटरोशियस नर्व ख़राब होती है, यानी कि इसमें इंजरी होती है, तो उससे ना ऐसा साइन नहीं बन पाता। क्यों, उसका डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट फ्लेक्स नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा होता फ्लेक्स, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो कि एंटीरियर इंटरोशियस से सप्लाई हुआ हुआ है, एंटीरियर इंटरोशियस से सप्लाई हुआ है, वो सही काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि एंटीरियर इंटरोशियस डैमेज होती है। तो ओके साइन की जगह पिंच पोस्चर बनता है हैंड का, ये रहा। Owing in the absence of the flexion in the interphalangeal joint of the thumb and distal interphalangeal joint of the index finger, तो ये एंटीरियर इंटरोशियस सिंड्रोम है। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन, ओके साइन, ये दोनों मीडियन नर्व्स के हैं, ठीक है। अब हमारा प्रोनेटर सिंड्रोम, एक नर्व इंट्रैपमेंट, ये भी एक नर्व इंट्रैपमेंट सिंड्रोम है। मैंने प्रोनेटर टीरी से कौन सी नर्व जाती है, मीडियन नर्व जाती है, कब से मैंने अभी यही बता रही हूँ। इस कॉज बाय द कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व नियर द एल्बो। देखो मीडियन नर्व प्रोनेटर टीरी के 2 हेड होते हैं ना, एक उसका हेड होता है लेटरल मीडियल कॉन्डाइल से, और एक उसका कोरोनाइड हेड होता है, उसके बीच में से जाती है, तो वो यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी। क्यों कंप्रेस हो जाएगी भाई, मसल के अंदर हाइपरट्रॉफी हो गई है या कुछ भी हो गया है, तो उसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाएगी। अब जब वो कंप्रेस होगी, जब मेनली मूवमेंट कब दिखती है हमारे को, मेनली सिम्टम्स कब दिखते हैं, एंड फाइब्रस बैंड फर्स्ट क्लिनिकली विद द पेन एंड टेंडरनेस इन द प्रोक्सिमल एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर फोरआर्म। एंटीरियर फोरआर्म पे कि प्रोक्सिमल एस्पेक्ट पे जब दर्द महसूस होगा, सेंसेशंस कम होंगी पाल्मर एस्पेक्ट पे, यहाँ पे सप्लाई कर रही होती है ना मीडियन नर्व, सही है। और फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिम्टम्स कब होंगे, जब एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग रिपीटेड प्रोनेशन, जब प्रोनेशन होगी ना तब इसके सिम्टम्स ज़्यादा दिखेंगे, तब आपको ज़्यादा दर्द होगा। जब कोई बंदा जैसे कि आपने उसका हाथ में लाया यूँ करके, वो यूँ कर दे आपका हाथ, ये प्रोनेट, तो आपको दर्द होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे पेन होगा एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमल, और यहाँ पे जो है सेंसेशन डिक्रीज होगी इस पार्ट ऑफ एरिया में। कम्युनिकेशन बताया हुआ यहाँ पे मीडियन और अल्नर नर्व का। ओवरऑल कम्युनिकेशन अकर बिटवीन द मीडियन एंड अल्नर नर्व इन द फोरआर्म। फोरआर्म के अंदर भाई मीडियन और अल्नर नर्व थोड़ा सा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेती हैं। तो कंप्लीट मीडियन नर्व की इंजरी से भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ मसल्स जो कि मीडियन नर्व ही सप्लाई करती है, उनका फंक्शन लॉस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज उनको जो है थोड़ा सा कौन सप्लाई कर रही होती है, अल्नर नर्व की कम्युनिकेशन से जो है उनको सप्लाई मिल रही होती है, सही है। ये लिखा है यहाँ पे, कंप्लीट लीजन ऑफ मीडियन नर्व, सम मसल्स में नॉट बी पैरालाइज्ड, लीड टू अ erroneous conclusion that the median nerve has not been damaged, लेकिन मीडियन नर्व डैमेज होती है।
इंजरी ऑफ अल्नर नर्व एट एल्बो एंड इन फोर आर्म। अच्छा, मोर देन 27% ऑफ द नर्व इंजरीज कहाँ पे होती हैं भाई? हमारी अल्नर नर्व की इंजरीज होती हैं, मोर देन 27%। उल्नर नर्व इंजरी जो है 4 जगह पे हो सकती है। पोस्टीरियर टू मीडियल एपिकॉन्डाइल, क्योंकि ये वहीं से गुजरती है। क्यूबाइटल टनल कुछ नहीं है। क्यूबाइटल टनल सिंपली ये जो हमारे फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के 2 हेड्स है और ये ओलिक्रॉन और ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है ना, ये यूँ है, इसके ऊपर से वो हेड आ जाता है तो वो क्यूबाइटल टनल बन जाता है। बस वहाँ पे कंप्रेस हो जाए, या तो अब कहाँ से गुजरेगी, रिस्ट में हो जाए या हैंड में हो जाए, ठीक है। उल्नर नर्व इंजरी मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होती है? पोस्टीरियर टू मीडियल एपिकॉन्डाइल पे होती है। इंजरी से क्या होता है? मीडियल पार्ट ऑफ एल्बो की कोई भी हिट, जैसे कि आपको चलते चलते भी कभी लग जाती है ना मीडियल एपिकॉन्डाइल पे आपके, तो बहुत कुछ ज़बान से बाहर आ रहा होता है, तो वो जो है उससे क्या होता है, आपको अजीब सी टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होती है। और अगर बहुत ज़ोर से लग जाए, मीडियल एपिकॉन्डाइल को हम क्या बोलते हैं? फनी बोन। बहुत ज़ोर से लग जाए तो पूरा ही आपको जो है डैमेज हो जाएगी। एनी लीजन सुपीरियर टू मीडियल एपिकॉन्डाइल, अच्छा कोई भी लीजन सुपीरियर टू मीडियल एपिकॉन्डाइल हो विल प्रोड्यूस पैरेस्थीसिया ऑफ द मीडियन पार्ट ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड। जाहिर सी बात है, इधर भी वही बात हो रही है कि अल्नर नर्व जो है अगर सुपीरियर डैमेज हुई है, जैसे मीडियन नर्व में हमने बोला था ऊपर से डैमेज होगी तो ऊपर से नीचे तक उसके सारा जो है काम ख़राब होगा, इसमें भी यही होगा। अगर ऊपर से डैमेज होगी तो हैंड तक उसका इफेक्ट जाएगा। कंप्रेशन ऑफ उल्नर नर्व एट क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम भी बहुत कॉमन है। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो सिंड्रोम है हमारे नर्व का वो है कार्पल टनल, और सेकंड मोस्ट कॉमन हमारा है क्यूबाइटल टनल। अल्नर नर्व इंजरी से क्या होता है? नमनेस एंड टिंगलिंग होती है मीडियल पार्ट ऑफ द पाम, यहाँ पे, ठीक है, एंड 1/2 फिंगर। अनकॉमनली अल्नर नर्व जो होती है कंप्रेस होती है, मतलब ज़्यादा कंप्रेस नहीं होती है क्यूबाइटल टनल से। अच्छा, अनकॉमन नहीं, क्यूबाइटल टनल अलग है और एक अल्नर कैनाल अलग है जिसको हम गायंस कैनाल्स बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है? ये ना रिस्ट पे होता है आपकी, कि आपका जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है ना, ये उसके वहाँ पे ना एक स्पेस होती है जहाँ से ये ना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जाती है, तो वहाँ पे एक अल्नर कैनाल होता है। देखो, क्यूबाइटल टनल अलग है, अल्नर कैनाल अलग है, ठीक है, तो ये वहाँ पे कंप्रेस होती है अनकॉमनली, बहुत कम, ऐसा नहीं होता। हमने बोला ना रिस्ट पे होगी, तो रिस्ट पे जो है वो यहाँ पे होती है अल्नर कैनाल के अंदर या गायंस कैनाल के अंदर। अल्नर नर्व जो होती है कैन रिजल्ट इन एक्सटेंसिव मोटर एंड सेंसरी लॉस इन हैंड। क्यों होगा? क्योंकि सारे इंट्रिंसिक मसल एक्सेप्ट यहाँ के 3 थीनार और 2 लिम्ब्राइकल्स को छोड़कर सारे इंट्रिंसिक मसल को अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है। अगर इंजरी होगी डिस्टल पार्ट ऑफ फोरआर्म में तो सारे इंट्रिंसिक मसल डीनर्वेट हो जाएंगे, रिस्ट की एडक्शन इंपेयर हो जाएगी। देखो, ये हमारी रिस्ट है, इसके ऊपर एबडक्शन कौन करवाता है? फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, ठीक है। एबडक्शन यहाँ पे यूँ करवाता है। देखो, एबडक्शन ज़्यादा होती भी नहीं है बिकॉज जो है हमारा स्टाइलर प्रोसेस जो होता है रेडियस का वो बहुत बड़ा सा होता है। बड़ा सा मतलब नीचे की रेडियस थिक होती है ना, तो इतनी खास एबडक्शन हो नहीं पाती है इस कंपेयर जितनी एडक्शन होती है। तो देखो, अब हमारा जो होगा यहाँ पे कौन सप्लाई कर रहा है एडक्शन को? फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस करवा रहा है। एडक्शन फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस करवा रहा है, सही है। और एबडक्शन कौन करवा रहा है? फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, जो किससे सप्लाई हुआ है? अल्नर नर्व से। अब ये दोनों ऐसे ऐसे करते हैं कि हमारा हाथ यूँ तो नहीं होता रहेगा ना, तो दोनों अपना काम ठीक कर रहे होते हैं, तो हमारा हाथ जो है यूँ बैलेंस में रहता है। लेकिन जब हमारा अल्नारिस जो है डैमेज हो जाए तो अब वो यूँ नहीं करवा सकता, वो इसकी इधर वाली फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो हमारा हाथ यूँ रहता है, ठीक है, एबडक्टेड पोजीशन में। यहाँ पे भी यही लिखा है। अल्नर नर्व इंजरी एक्सटेंसिव मोटर सेंसरी लॉस होता है। अच्छा, कहाँ पे थे? ये रहा। रिस्ट एडक्शन जो होती है इंपेयर हो जाती है जब आप जो है फ्लेक्स कर रहे हो रिस्ट को। रिस्ट एडक्शन इज इंपेयर एंड व्हेन एन अटेम्प्ट टू फ्लेक्स द रिस्ट द हैंड इज ड्रॉन टू द लेटरल साइड। जब आप फ्लेक्स करना चाहेंगे रिस्ट को तो ये उधर वाली साइड पे ना उधर हो जाएगा। सॉरी, एडक्शन इंपेयर हो जाएगी, हैंड इज ड्रॉन टू द लेटरल साइड फ्लेक्सर, बिकॉज जो बैलेंस फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस दे रहा होता है वो खत्म हो चुका होता है। बंदे को जो है फिस्ट बनाने में भी डिफिकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट बिकम हाइपर एक्सटेंडेड 4th और 5th के, और फिर नहीं बना पाएगा वो फिस्ट। लेकिन ये हैंड ऑफ बेनिडिक्शन नहीं है। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन वही वाला होता है जो मीडियन नर्व डैमेज होती है और हैंड जो है यूँ करके दिखता है हमारे को, इसमें हैंड हमारे को यूँ करके दिखेगा, लेकिन ये हैंड ऑफ बेनिडिक्शन नहीं है, सही। कैन नॉट एक्सटेंड द इंटरफेरेंजियल जॉइंट व्हेन ट्राइंग टू स्ट्रेटन द फिंगर। कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस क्या होती है? इसकी डिस्टल लीजन होता है उन्हें ना क्लॉ हैंड, जैसे मैंने भी आपको बताया क्लॉ हैंड हो जाता है यूँ करके कंटिन्यूस ऐसा। डिफॉर्मिटी रिजल्ट होती है एट्रोफी ऑफ द इंटरोशियस मसल। ये क्यों? ये डिफॉर्मिटी इंटरोशियस मसल, कौन सा इंटरोशियस मसल? पाल्मा इंटरोशिया और डोर्सल इंटरोशिया काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वही जो है हमारे पास क्या करवा रहे होते हैं? एबडक्शन एडक्शन करवा रहे होते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे। दिस क्लॉ इज प्रोड्यूस बाय द अनअपोज्ड एक्शन ऑफ द एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। एक्सटेंशन एंड द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये यूँ करके होता है ना हमारा,
तो पीछे से तो एक्सटेंसर मसल्स कर रहे हैं, आगे से इसको ऐसे फ्लेक्स कौन करा हुआ है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ने करा हुआ है। नाउ वी हैव द क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या कंप्रेस होता है, क्यूबाइटल टनल के अंदर वही, और कौन पास होता है क्यूबाइटल टनल से, अल्नर नर्व, तो इसमें अल्नर नर्व भी कंप्रेस होती है, ठीक है। द अटैचमेंट ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस की अगर आप ओरिजिन जहन में रखो तो वो कहाँ से हो रही है, ओलिक्रानॉन प्रोसेस से, और जो है मीडियल कॉन्डाइल से, और जो है पीछे उसके क्या होता है, मीडियल कॉन्डाइल होता है और ओलिक्रानॉन होता है, तो वहीं पे वो कंप्रेस हो जाती है अल्नर नर्व, क्यूबाइटल टनल, और उसका जो है सेम एज अल्नर नर्व लीजन द अल्नर ग्रूव ऑन द पोस्टीरियर स्पेक्ट्रम। अब चाहे वो पोस्टीरियर टू मीडियल एपिकंडाइल जो जहाँ पे कंप्रेस होकर जो उसके रिएक्शन आएंगे वही उसके क्यूबाइटल टनल में भी आएंगे, ठीक है। पहले बोल रहे हैं कि यहाँ पे हो पोस्टीरियर टू, फिर बोल रहे हैं कि क्यूबाइटल टनल में हो, कि जो इसके वो होगा। इंजरी टू रेडियल नर्व सुपरफिशियल या डीप ब्रांच में है, तो इससे भाई क्या है, यहाँ पे शेफ्ट का फ्रैक्चर होगा, वहाँ पे रेडियल ग्रूव होता है, उसके अंदर रेडियल नर्व होती है, तो जैसे पता हमारी रेडियल नर्व जो है डैमेज होगी, और क्या होगा, प्राइमरीली रिस्ट ड्रॉप हो जाती है, हमारी रिस्ट ड्रॉप हो जाती है अभी हम, ठीक है। इंजरी टू द डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व से क्या होगा, उससे भी रिस्ट ड्रॉप ही होगा। सेवरेंस ऑफ द डीप ब्रांच रिजल्ट इन इनएबिलिटी ऑफ द थंब एंड द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। सेवरेंस डीप ब्रांच की क्या होगी कि आप थंब एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे, ठीक है। ये मेटाकार्पोफेलेंजियल इंटीग्रिटी ऑफ द डीप ब्रांच कैसे चेक करते हैं हम, बंदे को बोलते हैं कि भाई आप अपने हाथ ना मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे ना एक्सटेंड करो, अगर वो एक्सटेंड कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें उसके ना एक्सटेंसर डिजिटोरम के टेंडन दिखते हैं, और ये एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और ब्रेविस ये दिखता है, तो जो है हम बोलते हैं कि भाई ठीक है। यहाँ से आप ये ना यूँ रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि जो है इंटरफेलेंजियल जॉइंट ना हो, सिर्फ जो है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट हो, तो एक्सटेंडेड टेंडर दिखने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट या मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट जो है वो ठीक है आपके। लॉस ऑफ सेंसेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये आर्म के ऊपर सिर्फ ना इतना हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा देता है, वो भी जो है पता नहीं चलता, क्योंकि मीडियन अल्नर नर्व ही जो है क्या कर लेती है। सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व क्यूटेनियस सेंसरी लॉस इज मिनिमल। कॉइन शेप एरिया, ये देखो छोटा सा एरिया होता है बिल्कुल, उस पर जो है इसकी सेंसरी होती है नर्वेशन, लेकिन जो है बहुत कमी होती है। क्यों? बिकॉज द ओवरलैप कौन कर रहा होता है, क्यूटेनियस ब्रांच और मीडियन अल्नर ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा फर्क हमें दिखता नहीं है इसमें।